हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद Y97। इसका फर्स्ट पार्ट हम कल देख चुके हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका पूरा फंडामेंटल मार्केटिंग के सारे यूनिट में कवर करा रही हूँ। सारे यूनिट के MCQ मैंने रखे हैं और वही MCQ रखे हैं जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आपके पेपर में बहुत क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर पेपर आपका आएगा ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ आप दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं, रिवीज़न कर जाएं। अगर आपने डिटेल्स में भी कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपका पेपर बिल्कुल 101% क्लियर होगा। मेरी गारंटी है इस चीज़ की। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो भी आपका इशू रहे वीडियो में, जो भी आपको समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिसोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है। अब हम 5th यूनिट देखते हैं। 4 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। 5th यूनिट है हमारी बाज़ार विविक्तीकरण। देखिए, बाज़ार विविक्तीकरण बाज़ारों को टुकड़े में विभाजित करने की रीति नीति है ताकि उस पर विजय प्राप्त की जा सके। ये कथन जो है ये रावर्ट का कथन है। रावर्ट ने ऐसा कहा था कि बाज़ार विविक्तीकरण बाज़ारों के टुकड़ों को में विभाजित करने की एक नीति है जिससे कि उस पर विजय प्राप्त की जा सके। उत्पाद विविक्तीकरण तथा बाज़ार विविक्तीकरण वैकल्पिक विपणन व्यूहरचना है। ये कथन जो है ये स्मिथ का है। अगला हम देखते हैं बाज़ार विविक्तीकरण। ये उपभोक्ता केंद्रित होता है। बाज़ार विविक्तीकरण जो होता है वो उपभोक्ता केंद्रित होता है। ये कस्टमर पर डिपेंड करता है। देखिए, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बाज़ार विविक्तीकरण का प्रमुख उद्देश्य है ग्राहकों का समूहीकरण है। यहाँ पर क्या होता है, कस्टमर के ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है। बाज़ार विविक्तीकरण वस्तुओं की किस्मों में सुधार करता है, मूल्यों को नियंत्रित करता है, प्रतियोगिता को कम करता है। बाज़ार विविक्तीकरण का जो कार्य है वो विक्रय संवर्धन में सहायक है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बाज़ार विखंडन का मनोवैज्ञानिक आधार है। तो यहाँ पर बाज़ार विखंडन का जो मनोवैज्ञानिक आधार होगा वो जीवन शैली होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बाज़ार विविक्तीकरण का भौगोलिक आधार है। ये जलवायु है। भौगोलिक आधार जो होगा, देखिए आयु उसका भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, शिक्षा भी नहीं होगा, लिंग भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, जलवायु। तो जलवायु भौगोलिक आधार होगा बाज़ार विविक्तीकरण का। निम्नलिखित में से कौन बाज़ार विविक्तीकरण का जनांकिकी आधार है। तो यहाँ पर आयु भी होगा, लिंग भी होगा, शिक्षा भी होगा, ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संस्था के पास सीमित संसाधन होने पर निम्न में से कौन सी विपणन व्यूह रचना को अपनाना उपयोगी होगा। तो यहाँ पर हम सकेंद्रित विपणन व्यूह रचना को अपनाएंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है जिस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी आ रही है। और अगर आप लोगों को कोई इशू होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिसोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी आपको। जो भी आप कमेंट करेंगे मैं बिल्कुल उस चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो दूं तो मैं डिटेल में भी वीडियो दूंगी। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बोला था कि मैं डिटेल में वीडियो दे दूंगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो। जब संस्था अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्माण एवं विपणन करती हो तो निम्नलिखित में से कौन सी विपणन व्यूह रचना को अपनाना उपयोगी होगा। तो यहाँ पर हम भेदित या विभेदीकृत विपणन व्यूह रचना को अपनाएंगे। बाज़ार विविक्तीकरण किसके हित में होता है। तो ऑब्वियसली ये कस्टमर के भी होगा, बिजनेसमैन के भी होगा, और जो प्रोडक्ट निर्माण करते हैं निर्माताओं के, ओनर के लिए भी होगा। तो ये उपभोक्ता, व्यापारी और निर्माता सभी के लिए उपयोगी होगा। बाज़ार विविक्तीकरण है
आवश्यक, बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित समूहों में आय विविधीकरण किसको लक्षित करता है? ये धनी वर्ग को भी करता है, मध्यम वर्ग को भी करता है और निम्न आय वर्ग को भी करता है, तो ये सभी को करेगा। निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है? तो यहाँ पर जीवन स्तर जो है वो मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं होगा। बाजार विविधीकरण के लिए किन आधारों का प्रयोग किया जाता है? तो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक सभी का किया जाएगा। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाजारों का वर्गीकरण ग्राहकों की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। तो बाजार विविधीकरण के संबंध में ये कथन होगा, तो ये R.S. डावर के द्वारा दिया गया कथन है। R.S. डावर ने बोला है कि बाजारों का वर्गीकरण ग्राहकों की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाजार विविधीकरण के आधार कितने होते हैं? तो सामाजिक, आर्थिक तत्व दोनों होंगे, शैक्षिक स्तर दोनों होंगे और मनोवैज्ञानिक तत्व भी होंगे, तो इसलिए ये उपरोक्त सभी हो गया। भेदित विपणन रीति नीति को हम बाजार का पृथकीकरण कहते हैं। भेदित विपणन रीति नीति को हम क्या कहते हैं? बाजार का पृथकीकरण कहते हैं। जब कोई निर्माता संपूर्ण बाजार के लिए कोई एक उत्पाद ही प्रस्तुत करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बाजार एकीकरण कहा जाता है, क्योंकि वो एक उत्पाद ही प्रस्तुत कर रहा है। बाजार एकीकरण किस परिस्थिति में लाभकारी होता है? ये परम आवश्यक उत्पाद है, ठीक है। ये निम्न परिस्थितियों में लाभकारी होता है, लेकिन अभी के लिए ये परम आवश्यक उत्पाद है। लेकिन अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं डिटेल में आप लोगों के लिए ये डिटेल वीडियो में सारा कुछ समझा दूंगी अच्छे से। बाजार विविधीकरण में संपूर्ण संभावित ग्राहकों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। बाजार विविधीकरण के संपूर्ण संभावित ग्राहकों को उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर हम विभाजित कर देते हैं अलग अलग वर्गों में। अभेदित विपणन रीति नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बाजार एकीकरण के नाम से जाना जाता है। बाजार विविधीकरण किसके हित में है? सरकार के हित में भी है, निर्माता और व्यापारी के हित में भी है और उपभोक्ताओं के लिए तो होता ही है, तो इसलिए ये सभी के लिए होगा। उत्पाद विविधीकरण है, ये उत्पाद भिन्नता है। देखिए, हम लोगों के पास टाइम कम है और मटेरियल बहुत ज़्यादा है, पढ़ने के लिए यूनिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो थोड़ा फास्ट है, ये रिवीजन चल रहा है। लेकिन ये मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आपने दोनों पार्ट अच्छे से पढ़ लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में, और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहीं से नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, AIO जीवन शैली में विखंडन, सामाजिक समस्या, शिक्षा तथा संस्कृति है, ये विचार पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, आर्थिक सामाजिक प्रतियोगिता उपभोक्ता की आयु, आय, शिक्षा और उपयोग का तरीका आदि आधार हो सकते हैं। बाजार विविधीकरण क्या हो सकते हैं? बाजार विविधीकरण। देखिए, बाजार का विखंडन विपणन की नई परिकल्पना के साथ प्रकट हुआ, तो ये 1940 में प्रकट हुआ था। कब हुआ था ये? 1940 में। जब कंपनी एक उत्पाद सभी खंड नियम के अनुसरण करती है तो वह अभिभेदीकृत विपणन होगा। अभिभेदीकृत विपणन होगा। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो कई प्रकार के साबुन बेचती है, जैसे लाइफ बॉय है, लक्स है, रेक्सोना, लिरिल, पियर्स, बहुत सारे ब्रांड हैं इसके साबुन के, तथा उनमें प्रत्येक का अपना बाजार है। ये एक उदाहरण है विभेदीकृत विपणन का। ठीक है, किसका है? विभेदीकृत विपणन का।
धनपत राय तथा कंपनी ग्राहक को हर प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकें छापती तथा बेचती है। प्रतियोगिताशील पुस्तकें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के लिए, मतलब हर तरीके की पुस्तक यहाँ पर होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये बाजार विशेषीकरण का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, एक बाजार जिसमें अतुल्य उत्पाद आवश्यकताओं वाले लोग सम्मिलित हैं, तो ये समजातीय बाजार भी हो जाएगा और विषम जातीय बाजार भी हो जाएगा, दोनों तरीके के हो जाएंगे ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आक्रामकता, प्रतिष्ठा, सचेतता, सामाजिकता, प्राप्ति, उपलब्धता तथा प्रेरणा सभी व्यक्तित्व से संबंधित तत्व को मापने के परीक्षण प्रयास है। किसको मापने के? व्यक्तित्व से संबंधित तत्वों को। ठीक है, विखंडन जो कि कपड़ों, बाल संवारने तथा प्रसाधन सामग्री पर लागू होता है, ये लिंग पर आधारित होता है। देखिए, आपने देखा होगा मोस्टली क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, इन सब के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इनमें हम जो मॉडल लेते हैं वो फीमेल लेते हैं। उसका रीज़न है कि ये जो है कलर कॉम्बिनेशन है, हेयर है, अलग अलग तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, ये सारे गर्ल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए गर्ल्स एडवर्टाइज ज़्यादा कराए जाते हैं गर्ल्स से। ठीक है, तो ये लिंग पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लक्षित बाजार की तकनीक को कौन दर्शाता है? तो ये बाजार की समाकलनता दर्शाती है। बाजार विखंडन की युक्ति है विपरीत विखंडन। बाजार विखंडन की युक्ति कौन सी है? विपरीत विखंडन होगी। बाजार विखंडन क्रेताओं को समान आवश्यकताओं वाली विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। किसमें? समान आवश्यकताओं वाली विभिन्न श्रेणियों में। उत्पाद विभेदीकरण मांग पूर्ति की इच्छा की ओर झुकाने का एक प्रयास होता है। एक प्रयत्न किया जाता है पूर्ति की इच्छा की ओर झुकाने का। निम्नलिखित में से कौन एक विपणन युक्ति नहीं है? तो बौद्धिक विपणन युक्ति, सॉरी गाइस। देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्रेता जो हमेशा एक ही ब्रांड की वस्तुएं खरीदते हैं, वो तीव्र निष्ठा होती है, उनको ट्रस्ट होता है उस ब्रांड पर। ठीक है, जब कंपनी का उत्पाद एक खंड के नियम का पालन करती है तो वह संगणित विपणन होगा। विखंडन के आधार पर किया जाता है भौगोलिक स्थिति पर। विखंडन किसके आधार पर किया जाएगा? भौगोलिक स्थिति पर। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार विविधीकरण का लाभ है? तो देखो, साधनों का उचित वितरण भी होगा, ग्राहकों की संतुष्टि तो मस्ट होती है मार्केटिंग में, और विपणन के अवसर में वृद्धि भी होगी, तो ये सभी होंगे। निम्नलिखित में से बाजार विविधीकरण की कौन सी रीति ग्राहक अभिमुखी है? तो ये भेदित विपणन रीति होगी। ठीक है, अभेदित विपणन रीति का लाभ नहीं है ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि। जो अभेदित विपणन रीति है वहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि से। भेदित विपणन रीति का लाभ नहीं है, तो ये लागतों में कमी होगी। और लास्ट है हमारा, जब फर्म का आकार छोटा तथा वित्तीय साधन सीमित हो तो बाजार विविधीकरण की कौन सी रीति उपयुक्त रहती है? तो ये रहती है संवेंद्रित विपणन रीति। अगला यूनिट हम पढ़ेंगे उत्पाद अवधारणा। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। तो देखो, उत्पाद अवधारणा शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था थियोडोर लेविट ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उत्पाद उपयोगिता का एक पुलिंदा है जिसमें उत्पाद के विभिन्न लक्षण और उसके साथ दी जाने वाली सेवाएं सम्मिलित हैं। तो ये डब्ल्यू एल्डरसन का है। किसका है? डब्ल्यू एल्डरसन।
विपणन के दृष्टिकोण से एक उत्पाद को उन सुविधाओं का पुलिंदा कहा जाता है जो कि उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही है। तो ये आर.एस. डावर का है। किसका है? आर.एस. डावर का। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उत्पाद है? ये सभी होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। उत्पाद से संतुष्ट होनी चाहिए। तो उपभोक्ता की आवश्यकता होगी। जब तक हमारा कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा तब तक मार्केटिंग का कोई महत्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने उत्पाद को उपभोक्ता उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद एवं सुरक्षा उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है आर.एस. डावर ने। और निम्नलिखित में से कौन उत्पाद अवधारणा का आयाम है? तो ये प्रबंधकीय आयाम भी होगा और उपभोक्ता आयाम भी होगा और सामाजिक आयाम भी होगा। तो ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है आपका थियोडर लेविट के अनुसार उत्पाद अवधारणा के आयाम हैं। तो कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता उत्पाद के ग्राहक होते हैं अंतिम उपभोक्ता। उत्पाद अंतराल्य यानी मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक है तो वो बाजार की मांग होगी, उत्पादन प्रभाव होगा और प्रतिस्पर्धी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होंगी, सभी होंगे ये। ठीक है। उत्पाद मिश्र की संरचना में शामिल है। तो उत्पाद मिश्र का विस्तार पहलू होगा, गहराई का पहलू होगा और संगतता का पहलू होगा। तो ये सभी होंगे। उत्पाद पंक्ति से आशय है समीप से संबंधित उत्पादों का समूह। ठीक है। बाकी मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालूंगी। जैसे देखिए रोग रज द्वारा दिए गए अपनाने वालों के वर्गीकरण में सबसे छोटा भाग नवप्रवर्तक होता है। ठीक है। और अगला देखते हैं, ग्राहकों की वह श्रेणी जो कीमत के प्रति अधिक सजग तथा संरक्षण पसंद होते हैं, नए उत्पाद को अपनाने में तो ये पिछड़े हुए होते हैं। अगला हम देखेंगे, सिगरेट तथा शराब किसका उदाहरण है? आनंददायी उत्पाद हैं। लोगों को लगता है कि इनको पीने से हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, ये आपको भी पता है। निम्नलिखित में कौन उत्पाद परिकल्पना का विस्तार नहीं है? तो ये बहुरूपी उत्पाद होगा, मल्टी प्रोडक्ट होंगे जो नहीं होंगे। ठीक है। एक निर्माता द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जिसके निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रसिद्ध हैं उनको व्यापार बढ़ाना यानी ट्रेंडिंग अप कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानकीकरण करते समय उत्पाद के निम्नलिखित शारीरिक गुणों पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हम मूल, भार और उसके माप पर विचार करेंगे, आकार, आकृति और विस्तार पर भी करेंगे और रासायनिक तथा तकनीकी तत्व पर भी करेंगे। तो ये सभी पर होगा। उत्पाद विभाग का उत्पाद की संयुक्त तो ये पुनः विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का भाग सेवा से संबंधित बनता है? इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। 239 का आंसर आप लोग देंगे मुझे। ठीक है। अगला देखिए, संपूर्ण उत्पाद की तीसरी परत जो उत्पाद के बारे में मनोवैज्ञानिक विचार उपभोक्ता के क्रय को प्रभावित करती है के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? सिंबॉलिक प्रोडक्ट के नाम से यानी चिन्हात्मक उत्पाद के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, जब उत्पाद कई प्रतियोगी भंडारों में देखकर तथा विभिन्न निर्माताओं और परचूनियों
द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विकल्पों की तुलना करके खरीदे जाते हैं तो ये खरीद के उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाएंगे? खरीद के उत्पाद के रूप में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खरीद में विस्तृत नियोजन के समय संलिप्त तथा विराम पूर्वक क्रय खरीद क्रय बारंबारता के लिए इच्छित है। विशेषज्ञता उत्पाद किसके लिए? विशेषज्ञता उत्पाद के लिए। सभी नहीं होगा इसमें, विशेषज्ञता उत्पाद के लिए होगा। ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे 245 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक फर्म का व्यावसायिक इकाई के द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत उत्पादित वस्तुओं के समूह को उत्पादन मिश्रण कहते हैं। उत्पाद मिश्रण की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दी गई है ये उपभोक्ता अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। अगला हम देखते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं की वह श्रेणी जो स्वाभाविक रूप से बिना किसी यंत्र के प्रायः खरीदी जाती है उसे कहा जाता है सुविधाजनक वस्तुएं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हम आगे देखते हैं, अगला यूनिट हमारा वस्तु नियोजन एवं विकास। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि उत्पाद नियोजन के फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। तो ये कहा था विलियम जे स्टैंटन ने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला हम देखते हैं, उत्पाद संशोधन रीति नीतियों में सम्मिलित है। तो इसमें किस्म की सुधार भी होगी, शैली सुधार भी होगी और क्रियात्मक लक्षण भी होंगे। तो ये सभी होगा। उत्पाद नवाचार का मुख्य कारण है तकनीकी विकास। ठीक है, और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ। जैसे कि ये है 262 क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि उत्पाद अनुसंधान इंजीनियरिंग एवं डिज़ाइन से संबंधित तकनीकी उत्पाद विकास कहलाती है। तो ये किसने कहा है? ये विलियम जे स्टैंटन का कथन है। किसका कथन है? विलियम जे स्टैंटन का कथन है। और नवीन उत्पाद की विफलता का कारण है वस्तु संबंधी दोष, उत्पाद का मूल्य और वितरण संबंधी दोष। देखिए, जब हम वस्तु की मांग के अकॉर्डिंग उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो जो उत्पाद होगा वो विफल हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद नवीनीकरण का मुख्य कारण है तकनीकी विकास। निम्नलिखित में से कौन नवीन उत्पाद विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो ये परीक्षात्मक विपणन होगा। क्या होगा? परीक्षात्मक विपणन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नियोजन का भाग है? तो ये उत्पाद नवप्रवर्तन का भी होगा, प्रमापीकरण का भी होगा और विविधीकरण का भी होगा। तो इसलिए ये सभी होगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है 267। निम्न में से कौन उत्पाद परिकल्पना का विस्तार नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, मुख्य उत्पाद परिकल्पना का विस्तार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विचार उत्पत्ति के पश्चात नवीन उत्पाद विकास प्रक्रिया की अगली व्यवस्था है। तो ये विचार की जांच पड़ताल है। क्या है? विचार की जांच पड़ताल। एक उत्पाद का विशेष मॉडल, मार्का अथवा आकार जो एक कंपनी बेचती है उसको हम उत्पाद मद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद मिश्रण है 3 आयामों वाला, और उत्पाद विभेदीकरण है उत्पाद प्रावृत्तिक युक्ति। ये क्वेश्चन इतने ज़रूरी नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, उत्पाद विलापन का अर्थ है। तो उत्पाद श्रृंखला में उत्पाद की
समाप्ति। उत्पाद विलापन का अर्थ है उत्पाद श्रृंखला में उत्पाद की समाप्ति। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय बढ़ाने के लिए वर्तमान उत्पाद को सुधारने की युक्ति अथवा वर्तमान बाजार के लिए नए उत्पादों को विकसित करना उत्पाद विकास कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 276, वर्तमान बाजार में वर्तमान उत्पाद के विक्रय को बढ़ाने की युक्ति बाजार में घुसपैठ को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाजार में घुसपैठ को। और 277, विक्रय हेतु जो उत्पाद क्रेता क्रय करता है कहलाता है संगठनात्मक क्रेता। क्या कहलाएगा? संगठनात्मक क्रेता। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगली यूनिट देखेंगे, ब्रांड, ट्रेडमार्क तथा पैकेजिंग। देखिए, एक ब्रांड जो है वो अपने नाम से जानी जाती है। जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं, गुच्ची है, लारा है, जारा है, बहुत सारे ब्रांड हैं आपको मिलेंगे। तो वो किससे? अपने नाम से पहचाने जाते हैं। तो एक ब्रांड अपने जो उसका नाम है उन शब्दों, अक्षरों अथवा अंकों को सम्मिलित करता है जो कि उच्चारण योग्य होते हैं। जैसे लिप्सन एवं डार्लिंग। ठीक है, लिप्सन एवं डार्लिंग। अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या होगी? वो सूक्ष्म होगा, छोटा, स्मरणीय होगा और आकर्षक होगा। ध्यान में रहे, छोटा भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। ये सारी एक अच्छे ब्रांड की विशेषताएं हैं। ब्रांड निम्न में से किसके हित में है? तो वो उत्पादक के भी है, उपभोक्ता के भी है और मध्यस्थ भी है। ठीक, किसी उत्पाद विशेष के लिए नियत ब्रांड कहलाता है व्यक्तिगत ब्रांड, जो किसी एक ही उद्देश्य से बनाया गया हो। जैसे जिसके और प्रोडक्ट ना हो तो वो व्यक्तिगत ब्रांड होगा, जो विशेष नियत हो। ठीक है, विशेष नियत से बनाया गया हो। अगला हम देखते हैं, जब कोई संस्था अपनी एक उत्पाद श्रृंखला के सभी उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड का उपयोग करती है तो वो क्या कहलाएगा? परिवार ब्रांड कहलाएगा। ठीक है, और जब कोई संस्था अपने सभी उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड का उपयोग करती है तो वो क्या कहलाएगा? अम्ब्रेला ब्रांड। यहाँ पर उत्पाद श्रृंखला की बात हो रही थी, ध्यान रखना। देखो, लक्स ब्रांड किसका नाम है? हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है, उसका ब्रांड है ये। ठीक है, लक्स जो है वो हिंदुस्तान लीवर का है। और मार्कबंदी का मौलिक कार्य पहचान होता है। मार्कबंदी का मौलिक कार्य क्या होता है? पहचान होता है। प्रतिबिंब का संबंध है उपभोक्ता के मुख्य लक्ष्यों या संतुष्टि से। विशेष उत्पाद में पाता है कि और संकेत करता है, तो ये उत्पाद प्रतिबिंब की ओर भी करेगा और ब्रांड भी प्रतिबिंब की ओर भी करेगा। एक विशेष निर्माता के उत्पाद जब एक जैसे ढंग से पैक किए जाते हैं तो ये किस नाम से जाने जाएंगे? पारिवारिक पैकिंग के नाम से। ठीक है, फिर देखो, डिब्बाबंद जो वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आजकल हम लोग बहुत कर रहे हैं, पैकेजिंग वाली, जैसे तुम्हारे बहुत सारे हो गए खाने पीने के प्रोडक्ट, तो इन सबको क्या कहते हैं? पुनः उपयोगी पैकिंग। क्या कहा जाता है? पुनः उपयोगी पैकिंग। जो लेवल, स्तर अथवा श्रेणी पर जोर देते हैं उन्हें कहते हैं हम स्तरात्मक लेवल। क्या कहते हैं? स्तरात्मक लेवल। जब एक ही उत्पाद भिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं तो हम उसे बहुविधि ब्रांड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता का ब्रांड नहीं है? तो निजी ब्रांड नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 294, विपणन क्षेत्र के आधार पर ब्रांड के प्रकार होते हैं 4। मार्केटिंग के आधार पर कितने होंगे? 4। ठीक,
वस्तुओं की संख्या के आधार पर ब्रांड, अम्ब्रेला ब्रांड। निम्न में से कौन सा ब्रांड नाम है? तो वो वीडियोकॉन है, वीडियोकॉन। ठीक। एक ब्रांड जिसे वैधानिक संरक्षण प्राप्त है वह कहलाता है ट्रेडमार्क। ठीक है, ब्रांड बहुत सारे होते हैं लेकिन जिसको वैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्रेडमार्क। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड को संबोधित करता है? बाटा। ठीक है, कौन संबोधित करता है? बाटा। ब्रांड में सम्मिलित होता है इनमें से कोई एक या दो या सभी। देखो, एक नाम भी हो सकता है, कुछ शब्द भी हो सकते हैं और कोई चित्र भी हो सकता है। भारत में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये संस्था थी हमारी ट्रेड एवं मर्चेंडाइज मार्क अधिनियम 1958। ठीक है, कौन सी थी? ट्रेड एवं मर्चेंडाइज मार्क अधिनियम 1958। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो बॉन्ड का महत्व अधिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन पढ़िए आप। सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हैं और इस प्रकार इनमें वे शब्द, लेख या अंश शामिल हैं जिनका उच्चारण हो सकता है। ये किसने कहा है? स्टैंटन ने। अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या होगी? उसका नाम छोटा होगा, याद रखने में योग्य होगा और लुभाने वाला होगा, मतलब अट्रैक्टिव होगा, शॉर्ट होगा और याद रखने के लिए अच्छा होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वितरक का ब्रांड है? उपयुक्त सभी होंगे। निजी ब्रांड भी होगा, व्यापारी ब्रांड भी होगा और घरेलू ब्रांड भी होगा। सभी उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड का प्रयोग है, अम्ब्रेला ब्रांड। ब्रांड का लाभ, देखो, विज्ञापन व्ययों में मितव्ययता, ख्याति में वृद्धि, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि सभी होंगे। ब्रांड शब्द का क्षेत्र ट्रेडमार्क की तुलना में व्यापक होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्रांड होता है, ये अपंजीकृत होता है, पंजीकृत नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? अपंजीकृत होता है। देखिए, ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आप देखिए। पैकेजिंग में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी उत्पाद के लिए पात्र या डिब्बे का आवरण या डिज़ाइन तैयार करती हैं, तो उसके निर्माण हेतु जो की जाती है वो कथन किसका है? ये विलियम जे स्टैंटन का है। विपणन के लिए पैकेजिंग आवश्यक होती है। डिब्बाबंदी का मुख्य कार्य है सुरक्षा। ठीक है, प्रभावी पैकेज होते हैं तो वो सुरक्षादायी होंगे, सुविधाजनक भी होंगे और पुनः उपयोगी भी होंगे। ये आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग उत्पादों को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्पाद को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। लेबल का प्रयोग किया जाता है उत्पाद का नाम बताने, उत्पाद का ब्रांड दर्शाने और उत्पाद फर्म का नाम दर्शाने सभी के लिए किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आधान पत्र व लपेटने वाले सामान का उपयोग पैकेजिंग है जिसमें लेबल लगाना व सजाना भी शामिल है, जिससे वस्तु सुरक्षित रहे, उसकी बिक्री करने में सहायता मिले तथा उस वस्तु को उपभोक्ता के द्वारा काम लाने में सुविधा रहे। ये किसने कहा है? मेसन एवं रथ ने। लपेटने वाले कागज या गत्ते के डिब्बे ढक्कनदार मर्तबान टिन के कनस्तर आदि की श्रेणी में आते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, ये किस श्रेणी में आएंगे? इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे।
पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है ग्राहकों को, मैंने आपको अभी बताया था, ग्राहकों को अट्रैक्टिव करना, उसकी छवि को सुधारना और उसको सुरक्षित रखना। कौन सी पैकेजिंग की नीति एवं रीति नीतियाँ नहीं है, तो पैकेजिंग डिज़ाइन संबंधी निर्णय नहीं होंगे। ठीक है। पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा। विक्रय के पश्चात सेवाएं होनी चाहिए मुफ्त। विक्रयोपरांत सेवा में क्या सम्मिलित है, तो यहाँ पर हमारी संस्थापना सेवा भी होगी, मरम्मत सेवा भी होगी और उत्पाद की वारंटी या गारंटी भी होगी, ये सभी होंगी। देखिए इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑटोमोबाइल की बिक्री में विक्रयोपरांत सेवा है अनिवार्य। देखिए अगला यूनिट हम देखेंगे उत्पाद जीवन चक्र। एक रिसाइकल होता है, इनकी भी एक लाइफ होती है प्रोडक्ट की। कुछ टाइम पीरियड के बाद ये प्रोडक्ट भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। ये कथन जो है फिलिप कोटलर का है। उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं 6। एक उत्पाद का जीवन होता है सीमित, जैसा मैंने अभी बताया था, इनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था कहलाती है संतृप्ति अवस्था। और निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में विक्रय अपने उच्चतम स्तर पर होता है, संतृप्ति अवस्था पर। ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। संतृप्ति अवस्था में किसी उत्पाद की बिक्री उच्चतम अवस्था में पहुंच जाती है। किस में पहुंच जाती है? उच्चतम अवस्था में। उत्पाद जीवन चक्र को प्रभावित करने वाला जो तत्व होता है वो तकनीकी परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, प्रवेश की स्थिति और जोखिम वहन करने की क्षमता, ये सभी होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएलसी की उपस्थापन सोपान में अपनाई गई तीव्र वेदनात्मक युक्ति को कहते हैं कम कीमत उच्च प्रोत्साहन। क्या कहते हैं? कम कीमत और उच्च प्रोत्साहन। उत्पाद जीवन क्रम की किस स्थिति पर बाजार सुधार का तथा उत्पाद सुधार युक्तियों का प्रयोग होता है? परिपक्वता सोपान पर। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जब एक फर्म नए बाजार में नए उत्पाद का प्रवेश करना चाहती है वह विविधीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विविधीकरण सोपान। ठीक। और देखिए ये एक वक्र होता है, जीवन चक्र का वक्र होता है। तो एक उत्पाद के जीवन चक्र का वक्र किस आकार का होता है? वेल के आकार का होता है, घंटी के आकार का होता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे यूनिट, ये हमारी 10 यूनिट है, मूल्य नीतियाँ। देखिए कीमत उन दशाओं का मौद्रिक सार है जो एक उत्पाद को मूल्य प्रदान करता है। ये वाल्टन हैमिल्टन ने कहा है। देखिए मूल्य नीति होती क्या है? जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसमें लगाई जाने वाली लागत, ठीक है, उसको सेव रखते हैं। जो हमारी कॉस्ट लागत होती है उसको हम सेव रखते हैं और उसके बाद में हम उसमें ऐड करते हैं अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट। ठीक है। फिर हम उसकी कीमत तय करते हैं मार्केट में पहुंचाने के लिए। जैसे कि लागत मूल्य किसी, आप एक पेन का एग्जांपल ले लीजिए। पेन बनाने में आपका लागत मूल्य जो लगा वो 2 रुपये लगा और आपने उसमें 2 रुपये अपने सेव कर दिए प्रॉफिट के रूप में, और वही प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करेंगे तो आप 5 रुपये 6 रुपये, मतलब अपना लागत मूल्य बचाकर जो भी प्रोडक्ट होगा सेल कर देंगे और जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। तो इसी तरीके से हम जो है वो कीमत डिसाइड करते हैं।
तो यही हमारी मूल्य नीतियाँ होती हैं कि किस किस प्रोडक्ट की कैसे कैसे कीमत किस किस रूल्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। देखो, मूल्य नीति जो होती है वो सभी पक्षों पर होती है। वो उपभोक्ता के पक्ष पर भी होगी, सरकार के पक्ष पर भी होगी और उत्पादक और निर्माताओं के पक्ष पर भी होगी। तो वो सभी पक्षों पर होती है। मूल्य नीति निर्धारित होती है उत्पादकों द्वारा। किसके द्वारा होती है? उत्पादकों के द्वारा। मांग की लोच प्रभावित होती है वस्तु की प्रकृति से। किससे होती है? वस्तु की प्रकृति से। देखिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। बाजार वेदन मूल्य नीति के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर एक नवीन उत्पाद का मूल्य रखा जाता है कम। क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। सरकार को अनेक वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण लागू करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है। फिर हम अगला देखेंगे। एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये के स्थान पर 99.95 रुपये निर्धारित करने की नीति क्या कहलाती है? तो ये मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति है। क्या है? मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति, या कह सकते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने की एक नीति है। आपने देखा होगा, आप किसी चीज़ को लगाएंगे 999 तो वो प्रोडक्ट आपका जल्दी सेल होगा अपेक्षा 100 के। ठीक है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति होती है। फिर हम पढ़ेंगे सम विच्छेद बिंदु पर मूल्य निर्धारण दर्शाता है। ये ना लाभ ना हानि वाले बिंदु पर मूल्य निर्धारण। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सम विच्छेद बिंदु मूल्य निर्धारण। ये कुल स्थायी लागत अंशदान है। फिर इसके बाद में हम अगली यूनिट देखेंगे। इस यूनिट में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा भी तो मैं आपको अभी बता दूंगी। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया चलित मूल्य यानी लोको प्राइस, ये वस्तुओं का मूल्य जमा सामान्य लाभ में होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में से कौन से मूल्य उद्धरण में वस्तुएं क्रेता के स्थान तक पहुंचने के लिए सभी खर्चे सम्मिलित होते हैं? तो ये फ्रैंको। ठीक है। जैसे निम्नलिखित में से कौन से उद्धरण मूल्य में रेल भाड़ा सम्मिलित नहीं है? तो ये हमारा लोको प्राइस में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे वितरण माध्यम। देखिए, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि उत्पादक से उपभोक्ता तक संस्थाओं का कोई भी क्रम जिसमें मध्यस्थ या तो बिल्कुल नहीं होते हैं अथवा कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, ये मैकार्थी ने कहा है। ये वितरण बाह्यिका कहलाती है, ये मैकार्थी ने कहा है। ठीक है। वितरण माध्यम आर्थिक संस्थाओं से निर्मित वे मार्ग जिनके माध्यम से उत्पादक अपने उत्पादों को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। यह कथन रिचर्ड बुस्किर्क का है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आर.एस. टावर के अनुसार वितरण वाहिकाओं के प्रकार कितने होते हैं? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 होते हैं। और ये वाला इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फिलिप कोटलर के अनुसार वितरण वाहिकाओं के प्रकार 4 दिए गए हैं। देखिए, आर.एस. टावर ने 3 दिए हैं और फिलिप कोटलर ने 4 दिए हैं, और विलियम जे स्टैंटन ने 5 दिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो, दलाल किसे कहते हैं? आप लोग जानते हो कि दलाल किसे कहते हैं?
दलाल को हम बिचौलिया भी बोलते हैं, या मेडिशियन जो कराता है वो भी कहा बोल सकते हैं। तो ये एक व्यापारिक एजेंट जो ना तो वस्तुओं का स्वामित्व ग्रहण करते हैं और ना उनके मालिक होते हैं, उनको दलाल कहा जाता है। ठीक है, ना तो इनकी वस्तु होती है और ना ही ये उसके मालिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां संयुक्त रूप से अपने उत्पाद को स्वयं यूनिट आकार बाजार में प्रस्तुत करती हैं तो वो क्षैतिज वितरण श्रृंखला प्रणाली कहलाई जाएंगी। देखिए, वह प्रणाली जिसमें निर्माता एक समान सुविधा वस्तुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोलना चाहता है तो उसे क्या कहा जाता है? गहन वितरण। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। जब बिचौलिया उन वस्तुओं का रखरखाव करता है जिन्हें यह बेचता है परंतु उनका मालिक नहीं होता है तो वो क्या होगा? कमीशन व्यापारी। वितरण की सबसे छोटी श्रृंखला शून्य स्तर श्रृंखला है। जब श्रृंखला के अवयवों को एक मालिक के अधीन नाम दिया जाता है, वह कार्य करना होता है, वह श्रृंखला है सामूहिक श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद में ये सारी चीज़ें वही हैं, मैं आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं ये लीव कर रही हूँ। टाइम हमारे पास कम है और मटेरियल बहुत है पढ़ने के लिए, तो अभी वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 461। इसमें निर्माता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता, यह वितरण विधियां हैं अप्रत्यक्ष वितरण विधि। किसकी? अप्रत्यक्ष वितरण विधि की। और थोक विक्रेता फुटकर व्यापारियों को या दूसरे व्यापारियों को या औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा संस्थागत उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं। वे अंतिम उपभोक्ता को कोई विशेष मात्रा में माल का विक्रय नहीं करते। यह कथन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। वितरण वाह्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ये विपणन मिश्रण का है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे भौतिक वितरण। देखिए, वस्तुओं के भौतिक प्रवाह का प्रबंध और प्रवाह प्रणाली की स्थापना एवं संचालन भौतिक वितरण यानी स्टैंटन ने कहा है ये। ठीक है, भौतिक वितरण विपणन मिश्रण का मौलिक तत्व है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इसमें आपका पूरा मटेरियल कवर हो जाएगा, सारी यूनिट कवर हो जाएंगी। इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये दोनों कर लिए वीडियो तो आपकी सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। पूरा सिलेबस ही यही है। अगला हम देखते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, भौतिक वितरण प्रणाली समय एवं स्थान उपयोगिता का सृजन करती है, ये सत्य नहीं है। भौतिक वितरण प्रणाली के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है भंडारण, परिवहन एवं स्टॉक निर्णय में। घर से घर या गोदाम से गोदाम तक की सुविधा प्रदान करता है सड़क परिवहन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय भंडारण निगम, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भंडार गृह बनाए जाते हैं अंतिम उत्पाद के लिए, प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। भारत में भंडार गृहों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। किसमें किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। देखिए, पिग्गी बैंक क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। सामान से भरे हुए ट्रक तक ले जाने के लिए प्रयोग होने वाली समतल रेलगाड़ी परिवहन एक विधि के रूप में जानी जाती है। जो समतल रेलगाड़ी होती है उसी को हम पिग्गी बैंक कहते हैं।
ठीक है, पिगी बैंक नहीं, पिगी बैंक कहते हैं। तैयार माल का भंडारण तथा छांटना माल गोदाम में रखना के नाम से जाना जाता है। आवश्यकता के स्थान के आधार पर माल गोदामों की किस्में, कारखाने में माल गोदाम। इसके बाद में ये सारी मुद्दे रखी हैं, अगला वो पढ़ेंगे हम। प्रवर्तन एवं विक्रय संवर्धन, ये 13 यूनिट है। प्रवर्तन शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। प्रवर्तन में विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय, प्रवर्तन एवं अन्य विक्रय उपकरण सम्मिलित हैं, ये स्टैंटन ने कहा है। हेस्टी एवं बिल के अनुसार प्रवर्तन के 3 उद्देश्य हैं। ठीक, हेस्टी एवं बिल के अनुसार प्रवर्तन का उद्देश्य मांग उद्देश्य है, संचार और विशिष्ट अथवा निष्पादन उद्देश्य भी है। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार प्रवर्तन मिश्रण अंतर्लय को प्रभावित करने वाला घटक 4 है। और देखिए, परिवर्तन मिश्रण को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, जैसे उपलब्ध कोष, बाजार की प्रकृति, उत्पाद की प्रकृति, उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था, ये स्टैंटन ने कहा है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवर्धन मिश्रण का तत्व नहीं है, तो वितरण नहीं होगा। विक्रय संवर्धन क्रियाएं अल्प समय के लिए चलाई जाती हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विक्रय संवर्धन क्रियाएं जो है वो अल्प समय के लिए चलाई जाती हैं। फिर देखिए, इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वह विधि जहां फर्में अपना संवर्धन बजट निर्धारित करने के लिए प्रतियोगी के बराबर खर्च करके प्रतिस्पर्धा का सामना करती हैं, वो प्रतिस्पर्धात्मक विधि कहलाती है। प्रेषक से प्रापक तक एक संदेश जो जवानी, लिखित, व्यक्तिक अथवा सार्वजनिक हो, जिसमें शब्दों, आकारों, चिन्हों अथवा इनका संयुक्त उपयोग के नाम से जाना जाता है, संप्रेषण प्रक्रिया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है AIDA मॉडल के अंतर्गत, तो इंटरेस्ट, डिज़ायर यानी रुचि, इच्छा सोपान के अंतर्गत आते हैं, तो ये प्रभावी सोपान के अंतर्गत आते हैं दोनों। ठीक है, प्रभाव के वरीयता क्रम की स्थिति का मॉडल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वो रॉबर्ट जे लेविस। अगला हम देखते हैं विज्ञापन। विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जाता है, ये CL वॉलिंग ने कहा है। इन्होंने कहा है कि विज्ञापन जो है वो सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला है। ठीक है, देखो, विज्ञापन हम क्यों करते हैं, जिससे लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिले, और विज्ञापन ऐसा किया जाता है जिससे जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो, किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो विज्ञापन हमारी सेल बढ़ाने का बहुत अहम हिस्सा होता है। विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला, लस्कर ने कहा है। विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है, किसने कहा है, लस्कर ने कहा है। विज्ञापन है विनियोग, ये धन की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी या समय की बर्बादी नहीं है, विनियोग है। ठीक, अच्छी विज्ञापन की प्रतिलिपि कौन कौन सी होगी, ध्यान आकर्षण करना, सुझाव और स्मरण तत्व। विज्ञापन क्या है, कला और विज्ञान दोनों ही हैं। ठीक, बाह्य विज्ञापन में सम्मिलित है पोस्टर्स और होर्डिंग्स, जो हम दिखाते हैं लोगों को। ये सारी चीज़ें विज्ञापन होती हैं। विज्ञापन से जो किया है, देखो, विज्ञापन ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, ये सारे काम हम विज्ञापन से
कर सकते हैं। विज्ञापन की प्रभावोक्ता के मूल्यांकन की विधि कौन सी है? लागत सर्वेक्षण। विज्ञापन के वह माध्यम का जीवन है दीर्घकालीन। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विज्ञापन बिना वैयक्तिक विक्रयकर्ता के विक्रय कला है। ये किसने कहा है? ये मेंसन व रथ ने कहा है। विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जाता है। ये C.L. वॉलिंग ने कहा है। ठीक, देखो विक्रय प्रक्रिया में सूत्र है एक RIDSAC, जिसको आप रिडसैक भी बोल सकते हैं। इसमें R जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्वागत का, वेलकम का। विक्रय कार्य है आर्थिक कार्य। सफल विक्रयकर्ता होते हैं जन्म से, शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों से। ठीक है, किसी किसी में एक गुण होता है सफल विक्रयकर्ता का। अपने कार्य में सबसे अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है यात्री विक्रेता को। रशील ने एक सफल विक्रेता के लिए गुणों पर बल दिया 10 और L.E. वाटरमैन कंपनी ने एक सफल विक्रेता के लिए 8 गुणों पर बल दिया। ठीक है, ये सारी वो ख़त्म हो गई। ये लास्ट यूनिट बची है हमारी अंतर्राष्ट्रीय विपणन। देखो अंतर्राष्ट्रीय विपणन की विशेषता क्या है? ये राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर मार्केटिंग करती है, एक बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया है और विपणन का एक अंग है। तो ये सभी होगा। सफल विक्रेताओं के 6 प्रकार होते हैं: विशिष्ट विक्रेता, कनिष्ठ विक्रेता, वरिष्ठ विक्रेता, विक्रय अभिन्नता और निर्यात विक्रेता एवं प्रचारक विक्रेता। ये किसने कहा है? V.R. कैनफील्ड ने। किसने कहा है? V.R. कैनफील्ड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यक्तिक विक्रय में विक्रयकर्ता ग्राहक को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है ये व्यक्तिगत विक्रय की कमियां। कुशल विक्रेताओं का अभाव, सही समय पर सही स्थान पर रहने की कठिनाई दोनों होंगे। विक्रेता के कुछ गुण जैसे परिपक्वता, कौशल्यपूर्ण, स्पष्टवादिता, निष्ठा आदि ये मानवीय लक्षण होते हैं विक्रेता के, ना कि सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, मानवीय होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, इसकी विशेषता ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीमाओं से बाहर, बहुराष्ट्रीय प्रक्रिया और विपणन का अंग, सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, यदि माल निर्यातक के ब्रांड का नाम के अंतर्गत अंतिम उपभोक्ता को बेचा जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र में शामिल है विदेशों को सौदे माल निर्यात करना, परामर्श सेवाएं प्रदान करना, विदेशी एजेंट नियुक्त करना, सभी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की विशेष कठिनाई मुद्रा प्रणालियों में भिन्नता से होगी, अधिक जोखिम से होगी और जटिल निर्यात क्रिया विधियों से भी होगी। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है त्रिस्तरीय। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। 602 शब्द कोटक किससे संबंध है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय विपणन से। ठीक है, निम्न में से कौन सा वह वातावरण तत्व है? तो ये प्रतियोगिता वातावरण है। ठीक, अब देखते हैं विदेशी बाजार में प्रवेश करने के लिए निम्न में से कंपनी के लिए कौन सा व्यवसाय व्यापार प्रस्ताव नहीं है? तो वातावरण नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास के लिए प्रतिबल आज निम्न में किन से आता है? तो बहुराष्ट्रीय निगम से आता है। ठीक, देखिए निम्न में से कौन मुख्य व्यापार संगठन नहीं है? तो IMF नहीं है। मुख्य व्यापार संगठन कौन नहीं है? IMF। EPRG ढांचा का
कार्य का अध्ययन निम्न में से किसके साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है मानव केंद्रीयता, बहु केंद्रीयता, प्रादेशिक केंद्रीयता और भूकेंद्रीयता। बहुराष्ट्रीय निगम का स्वरूप निम्न में से किसके साथ संबंध है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन के साथ है। विपणन मिश्रण के 4 P में कौन P इसके साथ नहीं जुड़ा है? तो प्रक्रिया नहीं जुड़ा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। WTO की स्थापना हुई तो ये 1995 में हुई थी। ठीक, अगला हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने वाले उपक्रम का पहला कदम कौन सा है? तो बाजार का चयन करना होगा। ठीक है, विदेशी बाजार चयन के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कदम प्राथमिकता जांच का कदम नहीं है? तो उपभोक्ता संरक्षण नहीं होगा। विदेश बाजार चयन में मूल्यांकन तालिका से क्या पता चलता है? तो किस देश से विदेश व्यापार को वरीयता दी जानी चाहिए, इससे पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बाजार चयन हेतु सामान्य विश्लेषण का अंग नहीं है? तो वो उपभोक्ता सर्वेक्षण नहीं होगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में विदेशी व्यापार संबंधी सूचनाएं प्रदान करने वाली संस्था है तो ये सारी हैं: इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और निर्यात आयात बैंक, ये सारी हैं। फिर इसके बाद में देखिए आगे और देखिए एक ये क्वेश्चन है, एक सस्ते उत्पाद को प्रतियोगिता से मुकाबला करने वाले ब्रांड को क्या कहते हैं? इसको लड़ाकू ब्रांड कहते हैं। थोड़ा फनी है पर एक ब्रांड है। ट्रेडमार्क का पंजीयन कराना बहुत आवश्यक होता है। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। सभी ट्रेडमार्क होते हैं ब्रांड, ये तो सबको पता ही है। पैकेजिंग वगैरह ये मैं सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना किस सन में हुई? तो ये 1966 में हुई थी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डंपिंग से आशय। विदेशी बाजारों में घरेलू बाजार में वसूल किए जा रहे मूल्यों से कम मूल्य पर माल बेचना। ठीक, विदेशी बाजार में प्रचलित मूल्यों की सूचना प्रदान करने वाली संस्था है तो ये सही है, सभी है। OECD भी है, ESCAP भी है, UNCTAD भी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य सदैव लागत पर निर्भर नहीं हो करते। देखिए और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, विदेशी बाजार व्यापार विकास एवं नियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1992 में हुआ था। और मुक्त व्यापार नीति का क्या अर्थ है? ये आयात व निर्यात बंधन मुक्त होंगे। क्या होंगे? बंधन मुक्त होंगे। और विश्व व्यापार संगठन ये 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार ने देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए BOT मॉडल विकसित किया। इसका आशय क्या है? इसका आशय है बनाओ, उपयोग करो और हस्तांतरित करो। ठीक है, कठोर मुद्रा से आशय, कठोर मुद्रा से आशय वह मुद्रा जो दूसरी मुद्रा से बदली ना जा सके। ठीक, देखिए एक ये क्वेश्चन है, ETOP से क्या आशय है? पर्यावरण खतरे, अवसर और रेखा चित्र। इसका मतलब है पर्यावरण खतरे, अवसर और रेखा चित्र।
और इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है, सारा कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता चुकी हूँ। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी रहे और सभी के हेल्प में आए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई इशू होते हैं, कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिसॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो ये एक एक यूनिट वाइज वीडियो बना दूंगी। जो यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी। थैंक यू।